हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे, क्योंकि आज संडे है। आज की जो क्लास है, आज भी हम लोग अपनी क्लास को जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो टाइम पीरियड है या जो क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी टाइम, आपको जब भी मिले टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का। इससे पहले मैंने आपको 1919 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ करता था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, वो मैंने आपको बताया था। उसमें विभिन्न उसकी विशेषताएं थी और उन विशेषताओं पर हमने चर्चा करी थी। उसके पहले हम कहीं ना कहीं 1909 का जो अधिनियम हुआ करता था, उस पर हम लोग बात कर चुके थे। तो इन्हीं अधिनियमों के क्रम में हमने कल आपको रिवीजन भी करवाया था कि कहाँ तक हम लोग किस यात्रा में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज जो हमारा है भारत शासन अधिनियम 1935, जो भी अधिनियम पिछले अधिनियम हुआ करते थे, उन अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और सर्वाधिक अनुच्छेद जो ग्रहण किए गए हैं, सर्वाधिक चीजें यहाँ से ग्रहण करी गई हमारे भारत के संविधान में। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है अधिनियम बन जाता है। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में यहाँ से प्रश्न जो है बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो इस अधिनियम को हम लोग काफी विस्तार में पढ़ेंगे और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना, इसलिए हम लोग बेहतर तरीके से इसको विस्तृत रूप में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए, आपको समझाते हुए और संविधान में क्या क्या यहाँ से लिया गया है वो सब आपको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे बात करी कि भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935, इस अधिनियम को इतना विस्तार दिया गया था कि इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इस एक्ट के बाद में कहीं न कहीं भारत शासन अधिनियम जो हुआ करता था, वो भारत संघ का निर्माण किया गया, एक संघ बन गया। तो संघ बनने के बाद में 1935 का अधिनियम आने के बाद में, इसी के दौरान, इसी अधिनियम के बाद में जो आपकी वर्तमान आरबीआई है, वो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को करी जाएगी। उसके साथ साथ में 1937 में विधानसभाओं में चुनाव होंगे, जिनमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। इससे पहले जो वीडियो हुआ करता था, इससे पहले की जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था, उसमें मैं आपको बता रहा था कि 1919 के अधिनियम में ये बात कही गई थी कि जितनी 1919 की विशेषताएं हैं अधिनियम की, उन विशेषताओं पर रिपोर्ट या उन विशेषताओं की समीक्षा करने के लिए एक 10 साल के बाद आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन उस आयोग का गठन 8 साल के बाद ही कर दिया जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसको हम लोग कहते हैं साइमन कमीशन। वर्ष 1927 में आ जाता है, नवंबर 1927 में। हम लोग कल बात कर रहे थे इसी पर, लेकिन इसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है 10 अक्टूबर 1928 को, और इसी विरोध के चलते 29 सॉरी हाँ सर 29 मार्च और 1929 को 29 मार्च 1929 को इसके विरोध में ही जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री सिद्धांत भी लाया जाता है इसी के विरोध में। तो ये जो है अपनी रिपोर्ट, ये जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट वर्ष 1930 में मतलब देता है, और उस रिपोर्ट पर भी कई सारे ब्लेम लगाए जाते हैं। उन रिपोर्टों के ब्लेमों के आधार पर आगे चल करके गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है, वो इतिहास में आपको मैं बताऊंगा बेहतर तरीके से। इसी के अंतर्गत जो है दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा जो है मैकडोनल्ड के द्वारा वर्ष 1932 में की जाती है। इसी के अंतर्गत जब गांधी जी यरवदा जेल में आपका वो धरना करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर उनके उनके रिजर्वेशन के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो उनका पूना पैक्ट, उन दोनों के बीच में समझौता होता है, उसको वर्ष 1932 में पूना पैक्ट कहते हैं।
उसके बाद में आता है अधिनियम वर्ष 1935 का, तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? आपको आ जानी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि इसमें जो 10 साल के बाद रिपोर्ट गठित करने के बाद में 10 साल के बाद में आयोग का गठन करने वाले थे, वो 8 साल पर ही कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में इसका विरोध हुआ नेहरू जी के द्वारा, जिन्ना के द्वारा, सबके द्वारा, मतलब जितने भी भारतीय हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो 7 सदस्य हुआ करते थे वो 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे आपके कहीं न कहीं। इन अंग्रेजों के कारण ही अगर इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल होता तो शायद इसका इतना विरोध नहीं होता। लेकिन फिलहाल ये अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 1930 में प्रेषित करता है, और प्रेषित करने के बाद में कहीं न कहीं इसकी आलोचना की जाती है। उस आलोचना के समाधान के लिए क्या किया जाता है? उसके बाद में गठित किया जाता है आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हुआ क्या? वर्ष 1930 में इसकी रिपोर्ट आती है। साइमन आयोग जो हुआ करता था 1930 में, साइमन आयोग जो हुआ करता था, साइमन कमीशन की, उसका जो है रिपोर्ट आता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है वर्ष 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। आगे रिपोर्ट आई, जब रिपोर्ट आ जाती है, इस रिपोर्ट के चलते क्या होता है वर्ष 1930 में, जब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट आने के बाद में होता क्या है, जब रिपोर्ट आई तो उसके बावजूद भी मतलब इसका विरोध होता रहा, और उसके बाद में ये कहा गया था कि वर्ष 1930 के बाद में भारत में अखिल भारतीय संघ का जो है निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अखिल भारतीय संघ का भी गठन हुआ। यहाँ पर इस अधिनियम में बात क्या कही गई थी? इस अधिनियम में एक बात और कही गई थी कि भारत में अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। तो अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ, संघ का गठन हुआ इसी अधिनियम के अंतर्गत। जब इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संघ का गठन हो गया, और उस गठन करने के बाद में क्या कहा गया, यहाँ पर एक बात और कही गई थी वर्ष 1919 के अधिनियम के बाद में। वर्ष 1919 के अधिनियम के बाद में जो आपके बाबा साहब थे, बाबा साहब ने मतलब कहीं न कहीं गोलमेज सम्मेलन हुआ करते, तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, उन तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रतिभाग किया था, और बाकी कांग्रेस ने पहले और तीसरे में भाग लिया था। गांधी जी भी गए थे, लेकिन बात वहां से नहीं बनी थी, तो गांधी जी को वापस कहीं न कहीं इंडिया से लौटना पड़ता है। गांधी जी की जो बात है वो नहीं मानते हैं। बात ये हुई कि जब आपका वर्ष 1932 में पूना पैक्ट हो गया, तो वर्ष 1932 में ही 16 अगस्त के दिन, कब? 16 अगस्त वर्ष 1932 में, 16 अगस्त 1932 को, कब? 16 अगस्त 1932 को क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा करी जाती है। किसके लिए? दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन। पहले इन लोगों को जो है चुनाव का अधिकार इस प्रकार से नहीं था, और जब यहाँ पर घोषणा हो जाती है, सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हो जाती है, ये करी जाती है मैकडोनाल्ड के द्वारा। मैकडोनाल्ड ने की थी ये घोषणा की। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हो गई दलितों के लिए, तो फिर कहीं न कहीं उसके बाद में जब गांधी जी नाराज हो जाते हैं कि दलितों को हमें रिजर्वेशन या सांप्रदायिक मतलब निर्वाचन इस आधार पर वोट का राइट, ऐसे मतलब रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, तो कहीं न कहीं दोनों लोगों के आपस में, बाबा साहब अम्बेडकर का और उनका गांधी जी का, तो दोनों लोगों का कहीं न कहीं क्या होता है, आपस में जो रिलेशन होता है वो खराब हो जाता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो होते हैं कि मतलब उस पर बैठ जाते हैं धरने पर, और कहते हैं कि इसका हम यरवदा जेल में हुआ करते हैं तब,
तो इसका विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में पूना पैक्ट के द्वारा कब होता है, 1932 में होता है आपका, 1932 में हुआ था आपका पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट के द्वारा समझौता होता है, किसका? अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो दोनों लोगों का क्या होता है यहाँ पर, दोनों लोगों का ये आपस में समझौता हुआ करता था। इस समझौते के तहत जो है कुछ अपनी सीटों पर वो मान रखते हैं, उन बीच का समझौता मतलब बीच का रास्ता दोनों लोग निकालते हैं, समझौता करते हैं पूना पैक्ट के द्वारा। और उसके बाद में होता क्या है, इस समझौते के बाद में ये जो मैकडोनाल्ड के द्वारा जो घोषित किया गया था, सांप्रदायिक पंचायत जो घोषित किया गया था उनके लिए, दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा करी गई थी, तो ये जो है वर्ष 1932 में ही एक लॉर्ड लिनलिथगो, जो तत्कालीन समय में वायसराय रहे होंगे शायद, तो इनकी अध्यक्षता में क्या होता है, एक आयोग बनाया जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो, वर्ष 1932 में इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का निर्माण किया गया। कब? वर्ष 1932 में, आप लोग लिख लीजिए। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक आयोग का निर्माण किया गया इनके लिए। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक आयोग का निर्माण किया था। क्या बना? आयोग का निर्माण यहाँ पर किया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। इसके अंतर्गत क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया वर्ष 1930, 31 और 32 के अंतर्गत लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में आयोग का निर्माण किया गया। उसके बाद में होता क्या है, दरअसल में आपकी जो केंद्रीय विधायिका हुआ करती थी, केंद्रीय विधायिका, इसमें सीटों में परिवर्तन किया गया। जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है, भारत में अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने की बात कही जाती है, दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी जाती है मैकडोनाल्ड के द्वारा, और वर्ष 1932 में पूना पैक्ट समझौता होता है दोनों लोगों के बीच में। और आपका जो लॉर्ड लिथगो जो थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है इन्हीं के लिए, इन सब के लिए। ठीक है कि मतलब वो इन लोगों को सांप्रदायिक पंचायत में निर्वाचन में अधिकार देना है कि नहीं, रिजर्वेशन देना है कि नहीं, इन सब के लिए। आपको सही से दिख रहा है ना, कैमरा सही है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो दरअसल में केंद्रीय विधायिका जो थी आपकी, मैंने बताया था आपको, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका जो थी आपकी, इस केंद्रीय विधायिका जिसको हम ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, इसमें जो है दो प्रकार की सीटें हुआ करती थी। एक तो थी आपकी राज्य परिषद, इसको आप लोग चाहें तो ऐसे बना लीजिए, या तो आप लोग उधर से बना सकते हैं। एक तो आपकी थी राज्य परिषद, और राज्य परिषद के साथ साथ में क्या थी आपकी, विधानसभा थी। इसमें जो है सीटों में वृद्धि कर दी जाती है, इनकी सीटों में क्या कर दिया जाता है, वृद्धि कर दी जाती है, और इनकी सीटें जो है अलग हो जाती हैं। इसका जो विधानसभा का नाम बदल करके कर दिया जाता है यहाँ पर संघीय सदन, संघीय सदन इसका नाम कर दिया जाता है। और इनमें सीटों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 375 सीटें हो जाती हैं। और यहाँ पर जो सीटों की संख्या हुआ करती थी 260 सीटें यहाँ पर होती हैं। इनमें यहाँ पर चुनाव होगा आगे चल करके, जब भी मतलब वर्ष 1937 के इलेक्शन होंगे तब। और क्या किया गया, केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू किया गया। कहां पर?
केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या किया गया? केंद्र में क्या किया गया? द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू किया गया, क्योंकि यहां पर दो प्रकार के विषय बनाए गए थे। एक तो आरक्षित विषय, केंद्र में पुनः द्वैध शासन लागू हो गया, और दूसरे हस्तांतरित विषय। अभी तक राज्यों में लागू हो रहा था, वर्ष 1935 में, सॉरी वर्ष 1919 में जो मैंने आपको बताया था, वो कहां पर लागू हो रहे थे? राज्यों में। अब हो गया आपके हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। वही विषय वही रहेंगे, लेकिन हस्तांतरित और आरक्षित अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, यहां पर क्या होगा, यहां पर काम करेगा वायसराय, वायसराय काम करेगा, प्लस इसकी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होगी वो काम करेगी। लेकिन यहां पर वायसराय के साथ मिलकर के ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आपकी, जो आपका संघीय सदन है, वो आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के आपस में आपके आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों पर कार्य कर रहे हैं। केंद्र में आपका पता चल गया कि द्वैध शासन लागू हो गया। अब हम बात कर रहे थे आपके केंद्रीय विधायिका की, तो केंद्रीय विधायिका आपको पता चल गई ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको दो भागों में बांटा गया फिर से, राज्य परिषद और राज्य विधानसभा, जिसको संघीय सदन नाम दिया गया। इसमें 375 सीटें हुआ करती थी, लेकिन राज्य परिषद में आपकी सीटें कितनी थी? राज्य परिषद में आपकी 260 सीटें थी। लेकिन पुनः आपका जो केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों को बनाया गया। अब होता क्या है, जो अनुसूचियां हुआ करती थी, इनको अलग कर दिया गया, राज्य सूची के विषय और संघ सूची के विषयों को अलग अलग कर दिया गया। अब हम बात करते हैं राज्य सूची और राज्य और केंद्र की शक्तियों के बारे में। राज्य तथा केंद्र के बीच शक्तियां, शक्तियों का विभाजन या शक्तियां, तथा केंद्र की शक्तियां। जब राज्य और केंद्र की शक्तियां थी तो उनमें आपस में क्या डिफरेंस था? क्या अलग अलग थी या एक ही मतलब अनुसूची के अंतर्गत सबको रखा गया था? क्योंकि इनके विषय अलग अलग हुआ करते थे, तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के विषयों का निर्माण किया गया और उन अनुसूचियों का निर्माण करके उनमें अलग अलग विषय जो है आपके रखे गए। क्या किया गया? एक तो बनाई गई आपकी संघ सूची, क्योंकि इस पर संघ जो कार्य है, इस पर संघ कार्य करेगा। दूसरी बनाई गई आपकी राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। इस पर दोनों मिलकर के काम करेंगे। कौन? केंद्र और राज्य। अब देखिए बात ये होती है, तो तत्कालीन समय में वर्ष 1935 का जो अधिनियम था, उसमें उस अधिनियम में क्या किया गया, इस अधिनियम में विषयों को अलग अलग रखा गया। यहाँ पर आपके थे 59 विषय। कितने थे? 59 विषय संघ सूची में, क्योंकि संघ को ज्यादा विषय ऑलवेज मिलते हैं। और यहाँ पर थे आपके 54 विषय। 54 विषयों को इसमें रखा गया, और यहाँ पर समवर्ती सूची में 36 विषय हुआ करते थे। इन विषयों को यहाँ पर दोनों लोग कार्य कर सकते थे, ये कॉमन था दोनों का। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कहीं ना कहीं कार्य करने के लिए दोनों ही जिम्मेदार हुआ करते थे, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों यहाँ पर काम करते थे। कौन? दोनों मिल करके। लेकिन जब कानून केंद्र का ही प्रभावी रहता था, यहाँ पर कानून जो है अब भी केंद्र का ही प्रभावी रहता है। समवर्ती सूची पर आपको पता होगा ना, केंद्र का ही कानून अब भी प्रभावी रहता है। चाहे किसी विषय पर राज्य कानून बना देता है और उसके बाद में अगर केंद्र कानून बनाता है उस विषय पर, तो कहीं ना कहीं जो प्रभावी केंद्र का कानून होता है वही प्रभावी रहता है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनकी जो शक्तियां हुआ करती थी, इन शक्तियों के बारे में। दूसरी बात मैं कर लूं आपसे कि जो ये आपका अधिनियम था, इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में जो इतना बड़ा विस्तार
विशाल मतलब अधिनियम था। इस अधिनियम में क्या था, 321 आपकी धाराएं थी, 321 धाराएं थी और आपकी 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो आपकी कितनी अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी और 321 धाराएं थी। इतना विशाल विस्तृत था ये आपका जो है, ये आपका जो भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 का जो था। अब क्या होता है, दरअसल में प्रांतों को यहाँ पर स्वायत्तता दे दी जाती है, क्योंकि प्रांत आपस में जो कार्य करते थे, क्या किया गया, राज्यों को मतलब प्रांतों को आपस में कार्य करने के लिए उनके स्वतंत्रता, जो स्वायत्तता हुआ करती थी, वो रखा गया, उनको बना दिया गया। और इस अधिनियम में क्या क्या अनुसूचियां कितनी थी, 10 अनुसूचियां और आपकी 321 जो है धाराएं हुआ करती थी। अब हम बात कर रहे थे आपके पास जो ये वाली शक्तियां राज्य की हो गई और केंद्र की हो गई, ये तो पता चल गया और समवर्ती सूची भी पता चल गई, लेकिन और कुछ पावर होती हैं आपकी अवशिष्ट शक्तियां, ये भी होती है ना कुछ अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो, और क्या होता है, और आपके आपातकालीन जो शक्ति होती है, आपातकालीन इमरजेंसी पावर, ये कहाँ थी, ये अब भी आपके वायसराय के पास में रखी गई। किसके पास, वायसराय के पास अब भी जो है आपातकालीन शक्तियां और अवशिष्ट शक्तियों को रखा गया। अब होता क्या है, प्रांतों को यहीं से, प्रांतों को क्या, प्रांतों को जो है आपकी स्वायत्तता इसलिए प्रदान कर दी गई क्योंकि प्रांत अब स्वायत्त रह सकते हैं, क्योंकि अपनी सरकार बना सकते हैं। उनको कहीं न कहीं जोर और दबाव की सत्ता सरकार अब मतलब नहीं झेलनी पड़ती। अब जो है इलेक्शन होंगे, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई और उसके बाद में क्या होगा, वर्ष 1900 इसी स्वायत्तता के आधार पर आपके वर्ष 1937 में जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे। क्या होगा, वर्ष 1937 में चुनाव होते हैं। क्या होगा, आम चुनाव किए, यहाँ पर भी वोट का जो राइट था ना, वोट करने का अधिकार यहाँ पर भी समान नहीं था। जो आप लोग समझ रहे हैं कि समान होगा, लेकिन तब भी आपका समान नहीं होगा। और क्या होता है, इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, इसी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही आपका एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कहां पर, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर होगी, दिल्ली में होगी। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में होती है। ये होगी आपकी 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को जो है संघीय न्यायालय बनाया जाएगा। कहां पर, दिल्ली में बनाया जाएगा। इसी एक्ट और अधिनियम, इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1900 देखिए 1934 का अधिनियम लाया गया था अलग से एक्ट।
1934 के एक्ट के द्वारा पारित किया जाएगा और 1 अप्रैल 1935 को क्या किया जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को, माफ कीजिए, 1 अप्रैल वर्ष 1935 को 1934 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था ना, को आरबीआई की स्थापना की जाएगी। क्या होगा, आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना कब की जा रही है, 1 अप्रैल वर्ष 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है। और उसके बाद में जो आपका संघीय न्यायालय हुआ करता था, इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या हुआ करती थी 7, और इसमें एक सीजेआई हुआ करता था, उसके साथ साथ में 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस संघीय न्यायालय में क्या हुआ करता था, संघीय न्यायालय में क्या होगा, एक होगा आपका क्या, सीजेआई, एक हो गया आपका सीजेआई, प्लस 7 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे आपके। ठीक है, कितने होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं 7 अन्य न्यायाधीशों की, तो ये आपके वर्तमान में जो आपके 33 जो हुआ करते हैं, 33 से भी अधिक हो सकते हैं। इनमें बदलाव का अधिकार जो वर्तमान में है वो संसद को है। आपको पता होना चाहिए, जब मतलब सीजीआई जो होता है उसका चुनाव होता है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद चल चुका है, उस पर जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको तब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए जान लीजिए कि जब संघीय न्यायालय की स्थापना करी जा रही है 1 अक्टूबर 1935 को, तो एक सीजीआई होगा उसमें, और इस सीजीआई का नाम होगा मॉरिस गोयर। क्या नाम है इनका, मॉरिस गोयर नाम है इनका। ये भा नहीं है, ये माँ है। ठीक है, ये क्या है, मॉरिस गोयर नाम है इनका। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनका क्या नाम है, मॉरिस गोयर। तो मॉरिस गोयर मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 7 अन्य न्यायाधीश आपके हुआ करते थे। यहाँ पर संघीय न्यायालय का मतलब वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना यहीं से की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका जरूरी था। और इसके बाद में होता क्या है, अब इसके नीचे हम लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई नहीं दे। अवशिष्ट शक्तियां मैंने आपको बता दिया कि वायसराय के पास में थी। आपातकालीन शक्तियां भी, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाएगी। इसी आधार पर वर्ष 1937 में इलेक्शन होगा और कांग्रेस की सरकार कई जगहों पर होती है। इसी के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को, और 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना वर्ष 1934 के अधिनियम के अंतर्गत जो है की जाएगी। और सीजीआई इसमें एक हुआ करते थे जिनका नाम है मॉरिस गोयर, और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे उनके, इनके साथ में इनकी सहायता करने के लिए, इनके निर्णय को आगे मतलब बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं। और हम बात करते हैं कि वर्ष 1958 में जो पद आया था आपका, भारत सचिव हुआ करता था, भारत सचिव या उसकी जो काउंसिल बनी हुई थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्ष 1935 का अधिनियम चल रहा है। तो होता क्या है, वर्ष 1858 में जो भारत परिषद बनी हुई थी, भारत परिषद जो बनी हुई थी कब, वर्ष, क्या नाम है इसका, भारत परिषद 1858 में बनी थी। कब बनी थी, 1858 में। क्योंकि 1857 का जो मतलब महासंग्राम जो देखने को मिलता है उस अधिनियम मतलब उस क्या कहते हैं 1857 के जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के लिए मतलब 1858 में बनी थी क्या, भारत परिषद। उसी के संग में, उसी के साथ में एक सचिव का नियुक्ति होता है। तो भारत परिषद जो 1858 में बनी थी उसको समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। तो इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त करने के बाद में क्या होता है, जब इसको समाप्त कर दिया गया तो इसी के साथ साथ में वर्ष 1937 को क्या किया गया, इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 को
जो आपका म्यांमार हुआ करता था, वर्तमान आज जो म्यांमार है, बर्मा जो क्षेत्र तत्कालीन समय में बर्मा कहते थे इसको, तो बर्मा को क्या है, भारत से अलग कर दिया जाता है। वर्ष 1937 को बर्मा, इसका नाम है बर्मा, इसको म्यांमार कहते हैं हम लोग, तो इसको भारत से अलग कर दिया जाता है। इससे पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार को अलग कर दिया गया किस अधिनियम, वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा। समझ गए आप लोग? ये म्यांमार जो है अलग हो जा रहा है वर्ष 1937 को, और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही ये सब इसमें लिखा जा रहा है। होता क्या है, इसी के माध्यम से जो इलेक्शन होता है, 1937 का जो इलेक्शन हुआ, 1937 के जो चुनाव हुए, इन चुनाव में होता क्या है, 1937 के चुनाव में एक प्रमुख बात यह हुई कि जो प्रांत हुआ करते थे, ऐसा लिख लीजिए एक मिनट थोड़ा, 1937 को जो चुनाव हुआ करते थे वो 11 प्रांतों में हुआ करते हैं। तो 11 प्रांतों में होता क्या है, इन प्रांतों में कहीं न कहीं अलग अलग सरकारें जो है बनती हैं। क्या है यहाँ पर हुआ क्या, 6 प्रांतों में जो है सरकार जो है कांग्रेस की सरकार बनती है, इसमें कोई मेल मिलाप नहीं था। जो 3 प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, जो 3 प्रांत हुआ करते थे, इनमें भी कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस उस समय प्रभावी थी, कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। मिला जुला करके मिली जुली सरकार बनती है कांग्रेस की, इतने 3 प्रांतों में। और 2 प्रांतों में जो है आपका, 2 प्रांत मेरे हिसाब से बंगाल और पंजाब में, तो मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, मुस्लिम लीग और अन्य की जिसकी भी सरकार बनी हो, ये अलग अलग चुनाव हुआ करते थे। इसमें से जो 6 प्रांत हुआ करते थे, 6 प्रांतों में जो हुआ करता था, तो उसमें मतलब जहां मतलब लगभग कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ज्यादातर प्रांतों में, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई, जैसे कि केंद्र में हुआ करती थी। द्विसदनीय व्यवस्था जो है लागू की गई, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। दरअसल में बात ये थी कि 6 प्रांत जो हुआ करते थे, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, और इस द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ में इसको एक राज्य परिषद बनाई गई और एक राज्य विधानसभा, ठीक है, एक राज्य परिषद का भी 6 प्रांतों में निर्माण जो है हो गया। और यहाँ पर आपको पता चल गया कि 6 सीटें कांग्रेस की खुद की जीती हुई थी, 3 सीटें और थी, मतलब 3 प्रांतों में मिला जुला करके सरकार बन गई थी उसकी, 2 प्रांतों में अलग सरकार बनी थी जहां पर मुस्लिम लीग प्रभावी हुआ करती थी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम नीचे लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई ना दे। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ये भी आपको पता है। और वर्ष 1937 में इसी एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1937 को म्यांमार को अलग कर दिया गया। वर्ष 1937 के जो चुनाव हुआ करते थे, वो 6 प्रांतों में कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार बनती है, 3 प्रांतों में मिला जुला करके सरकार बना लेती है, जैसे कि आप गठबंधन कर लेती हैं वर्तमान के समय। और 6 प्रांतों में क्या किया गया, राज्य परिषद का निर्माण कर दिया गया। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था जो है आपकी लागू करी जाती है। अब क्या होता है आगे चल करके, अब क्या हुआ, यूपीएससी का गठन जो पिछले ही वर्ष 1926 में आयोग का गठन हो गया था, लेकिन यहाँ पर राज्यों में संयुक्त आयोग की घोषणा कर दी गई। क्या इस अधिनियम के दौरान क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, इसी में राज्यों में क्या किया गया, संयुक्त संघ
संयुक्त संघ आयोग का गठन कर दिया गया, जहां पर जैसे स्टेट पीसीएस है उत्तर प्रदेश का और बिहार पीसीएस का संयुक्त एक ही आयोग हो और एक ही परीक्षा, मतलब उनकी एक ही आयोग आयोजित कराए, बिहार की भी और उत्तर प्रदेश की भी। तो संयुक्त संघ आयोग का यहाँ पर गठन किया गया इसी के अंतर्गत बाद में। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का गठन तो हो चुका था, आपको पहले से पता, वर्ष 1926 में ही। इसी के अंतर्गत होता क्या है, वर्ष 1939 में जो आपको पता है कि द्वितीय विश्व हो गया था। ठीक है, तो वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। होता क्या है, वर्ष 1939 में, वर्ष 1939 में क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय हुआ करते थे, भारतीयों को बता दिया कि हमारे साथ पूरा भारत है और हम भारतीयों को साथ में लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध लड़ेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। लेकिन ये तो गलत बात थी, इसलिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब, वर्ष 1939 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा है, शुरू हुआ। अब इसके शुरू होने के बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या किया, भारतीयों को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। जबकि भारतीय इसमें शामिल नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसीलिए क्या हुआ, कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ, कांग्रेस के जितने भी सभी विधायक हुआ करते थे, इन सभी विधायकों ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो हुआ क्या, क्योंकि मुस्लिम लीग की हार हुई थी भैया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, इसने 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस इसलिए मनाया क्योंकि उसकी ज्यादातर सीटों पर, ज्यादातर प्रांतों में क्या हो गई थी, हार हो गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। और इधर जो है भारतीयों को मतलब जबरदस्ती विश्व युद्ध में घुसेड़ा जा रहा था, धक्का दिया जाता, धकेला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो भारतीय कहीं न कहीं अपने पदों से इस्तीफा दे करके इनका विरोध कर रहे थे। लेकिन इसी क्रम में मुस्लिम लीग को तो फायदा हो गया ना, तो उन्होंने इसी चक्कर में 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस की घोषणा कर दी और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कहाँ न कहीं हम लोग मुक्त हो गए इन विधायकों से, कांग्रेस से, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सभी बातें जो है वर्ष 1935 के अधिनियम की मैंने आपको बताई। इसमें अगर कहीं कुछ छूटा है तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं है। ज़्यादातर बातें मैंने आपको कवर कर दी हैं और इससे बाहर तो हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए, यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इतना अगर आपने शॉर्ट में जैसे भी मैंने बताया वैसे नोट कर लिया है तो कहीं ना कहीं इससे बाहर नहीं आएगा। और आगे चल करके हम आपको आगे चल करके तो अभी 1947 का स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी तो आपको बढ़ाना है, उसको आप लोगों को हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आप सभी के साथ में नमस्कार।